अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन को एज ए नंबर स्टडी कर रहे हैं और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी कि वो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनकी बिना पर या जिनकी रोशनी में हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड गलतियों की करेक्शन को ही डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन के इस्तेमाल में हमने क्या गलती की है और हमने उसको ठीक किस तरह से करना है। और इसके साथ साथ हम उन रूल्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी बुनियाद पर हम ये करेक्शन कर रहे होंगे। लेकिन व्यूअर्स, इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफीद होने के लिए आप लोगों को पहले सिंगुलर और प्लूरल नाउन के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल से भी ठीक तरीके से आगाही हासिल होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो फिर इस वीडियो में सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स की इस करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को देखें और इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के डिफरेंस वाली वीडियो को भी देखें और इन तमाम वीडियो के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने काम इस तरह से करना है कि इस बोर्ड की एक साइड के ऊपर इनकरेक्ट या गलत सेंटेंसेस दिए गए हैं और इस बोर्ड की दूसरी साइड के ऊपर इन्हीं सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखा गया है। सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बोर्ड के उस हिस्से को छुपा लेना है जहां पर ये करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिर आपने यहां पर दिए गए इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि स्टार्ट में आपने पहले इन सेंटेंसेस को देखने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने यहां पर दिए गए इनकरेक्ट सेंटेंसेस को पहले खुद से ठीक करने की कोशिश करनी है। और जब आप यहां पर दिए गए इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें तो अपने उन नोटबुक वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको यहां पर दिए गए जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं उनके साथ मैच कर लें। अगर तो आपके सारे सेंटेंसेस ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपका कोई सेंटेंस गलत हो जाता है तो आप वीडियो को चलाकर देख लें कि उस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे एक तो आपको अपनी गलतियों की निशानदेही हो जाएगी कि आपने गलती कहां पर की है और दूसरा आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि आपने उस गलती को या उन गलतियों को किस तरह से ठीक करना है। और सबसे बढ़कर आपको अपनी असेसमेंट हो जाएगी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के जो रूल्स हैं आप उनको किस हद तक समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। और इस वीडियो में हम 100 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसलिए जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी इस बोर्ड का जो मवाद है ये तब्दील होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस की नंबरिंग की हुई है। इसलिए जैसे इस बोर्ड का फ्रेम बदलेगा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। आप चाहें तो तमाम फ्रेम्स के स्क्रीनशॉट इकट्ठे ले लें और यहाँ पर दिए गए तमाम सेंटेंसेस को एक ही बार इकट्ठा सॉल्व कर लें और चाहे तो आप वीडियो के साथ साथ इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते जाएं। लेकिन व्यूअर्स, कोशिश करें कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स को सॉल्व करने के साथ साथ सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है और करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगी। तो चलें अब हम अपने इस टॉपिक को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप पहले इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी व्यूअर्स, तो हमारे पास पहला सेंटेंस है द पीपल वॉज अगेंस्ट लॉकडाउन, जो कि गलत सेंटेंस है और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी द पीपल वर अगेंस्ट लॉकडाउन। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने वॉज की बजाय वर यूज किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी फॉर्म में या दिखने में सिंगुलर नजर आते हैं लेकिन अपने मीनिंग या मफहूम में वो प्लूरल ही होते हैं, जैसे कि पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल वगैरह। ऐसे नाउन्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, ये नाउन्स ऐसे होते हैं कि अपनी फॉर्म में या दिखने में ये सिंगुलर नजर आएंगे लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने वॉज के बजाय वर यूज किया है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, द जेंट्री लिव्स इन दिस सिटी। जेंट्री भी चूंकि पीपल की तरह का ये एक नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस की करेक्शन जो है वो भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही होगी। जेंट्री लिव्स जो है ये गलत होगा और इसकी करेक्ट फॉर्म होगी
द जेंट्री लिव इन दिस सिटी, लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। इसी तरह एक और सेंटेंस है, द जेंट्री वॉज टू गो देयर। अब इस सेंटेंस की करेक्शन तो बिल्कुल हूबहू ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, वॉज नहीं लगेगा इसमें, द जेंट्री वॉज गलत होगा और सही फॉर्म होगी द जेंट्री वर टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस कैटल इज नॉट ग्रेजिंग। अब इस सेंटेंस में भी यही गलती है। अब यहाँ पे जो नाउन कैटल है ये एक प्लूरल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, इसकी सेंस प्लूरल है, तो इसके साथ जो है वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही होगी, इसलिए दिस कैटल इज जो है ये गलत है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी दीज कैटल आर नॉट ग्रेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस पोल्ट्री इज माइन। अब पोल्ट्री भी कैटल की तरह का ये एक नाउन है, ये प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, इसके साथ वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही होगी, दिस पोल्ट्री इज माइन गलत सेंटेंस है और जो इसकी करेक्ट फॉर्म है वो होगी दीज पोल्ट्री आर माइन। और व्यूअर्स, इस सिलसिले में आपने एक अहम बात को अपने ज़हन में रखना है कि अगर किसी जगह पर जेंट्रीज, कैटल्स या पोल्ट्रीज लिखा हुआ होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि ये ऐसे नाउन हैं कि ये हमेशा प्लूरल सेंस के अंदर ही यूज होते हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन अगर वर्ड पीपल जो है किसी जगह पर किसी कौम को या नेशन को ज़ाहिर कर रहा है तो वहां पर हम पीपल्स कह सकते हैं, यानी इसके साथ एस लगा सकते हैं। बाकी तमाम सूरतों में नाउन पीपल जो है वो पीपल ही यूज होगा, यानी इसके साथ हम एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इकोनॉमिक्स आर हिज मेन इंटरेस्ट, और इसकी करेक्ट फॉर्म है इकोनॉमिक्स इज हिज मेन इंटरेस्ट। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी फॉर्म में या दिखने में प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन अपने मानी और मफहूम में वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसा कि न्यूज़, समन्स, गैलोज और मैथमेटिक्स वगैरह। ये नाउन इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, चूंकि इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा ही नाउन है कि ये दिखने में प्लूरल ही नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में अपनी सेंस में ये सिंगुलर नाउन के तौर पे ही सेंटेंस में यूज होता है, इसीलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज करेंगे तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हिज मीन्स ऑफ इनकम आर वेरी लार्ज। अब जो नाउन मीन्स है ये भी बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह का ये एक नाउन है, और इस सेंटेंस की करेक्शन भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही होगी। यहां भी हम हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज करेंगे। हिज मीन्स ऑफ इनकम इज वेरी लार्ज, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन मीन्स के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड मीन्स वेल्थ को या दौलत को जाहिर कर रहा है तो फिर लाजमी तौर पर ये प्लूरल नाउन के तौर पर ही यूज होगा। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, द न्यूज आर नॉट फॉल्स। व्यूअर, सेंटेंस नंबर 8 से लेके आगे नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13 तक जितने भी सेंटेंस हैं उनके अंदर वही एरर है जो कि सेंटेंस नंबर 6 और 7 में पाया जाता है, और इन तमाम सेंटेंस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे हमने इन दो सेंटेंसेस को करेक्ट किया है। तो द न्यूज आर नॉट फॉल्स ये गलत सेंटेंस है और इसकी करेक्ट फॉर्म है द न्यूज इज नॉट फॉल्स, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो न्यूज आर बैड न्यूज, और इसकी करेक्ट फॉर्म है नो न्यूज इज बैड न्यूज, यानी कि आर की जगह इज यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गैलोज आर यूज टू हैंग कल्प्रिट्स, नॉट गैलोज आर, इट्स एक्चुअली गैलोज इज यूज टू हैंग कल्प्रिट्स। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट, नॉट मैथमेटिक्स आर, इट्स एक्चुअली मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, summons have been dispatched, not have been dispatched, summons has been dispatched. Next है, wages of sin are hell, not are hell, wages of sin is hell. Next sentence है, she is good at mathematics. अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज तो ठीक हुआ है, लेकिन ये वर्ड मैथमेटिक्स गलत इस्तेमाल हुआ है। देखें, ये एक सब्जेक्ट का नाम है और इसके आखिर में एस जरूर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर
आखिर में एस लगा हुआ है। जैसे हमने पीछे पढ़ा इकोनॉमिक्स में, तो उसके आखिर में भी एस था। लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। अगले 3 फिक्रों की जो करेक्शन है वो भी तकरीबन इसी तरीके से ही होगी। आई फाउंड हिम वीपिंग इन हिज क्वार्टर, नॉट क्वार्टर। आई फाउंड हिम वीपिंग इन हिज क्वार्टर्स। नेक्स्ट है आर्म्स आर गिवन टू एवरी beggar, not arms are. Arms is given to every beggar. It's bad manner to steal, not manner. It is bad manners to steal. देखें व्यूअर्स, अगर नाउन मैनर किसी सेंटेंस के अंदर किसी बिहेवियर को शो कर रहा है तो फिर लाजमी तौर पर इसके आखिर में एस जरूर होगा। हम इसे मैनर नहीं बनके मैनर्स लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है That stocking is yours, और इसकी करेक्ट फॉर्म है Those stockings are yours। तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने स्टॉकिंग के बजाय स्टॉकिंग्स लिखा है और इज के बजाय हेल्पिंग वर्ब आर को यूज किया है। उसकी वजह यह है कि ऐसे नाउन्स जो ऐसी चीज़ों के नामों को ज़ाहिर करें जो एक जैसे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसा कि सीजर्स, स्टॉकिंग्स, शूज, ट्राउजर्स वगैरह। ये नाउन आपको इस वक्त स्क्रीन पर डिटेल में नज़र भी आ रहे होंगे और आप वहां से इनको नोट भी कर सकते हैं। और ऐसे तमाम नाउन्स के आखिर में एस पहले से लगा होता है, इसलिए हमें अगर इनकी एक से ज़्यादा तादाद को शो करना पड़े तो हम उसके लिए वर्ड पेयर ऑफ को यूज़ करते हैं, और इस सिचुएशन में वर्ड पेयर के साथ आखिर में एस भी नहीं लगता। यही वजह है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ड स्टॉकिंग जो है ये गलत है, क्योंकि जो एक स्टॉकिंग होती है वो किसी काम की नहीं होती। ये 2 होंगी तो तभी हम इनको यूज कर सकते हैं, और ये 2 एक जैसे हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसलिए हमेशा ये प्रूफ फॉर्म में यूज होगी। वर्ड स्टॉकिंग गलत है और जो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी वो स्टॉकिंग्स होगी। और क्योंकि इस सेंटेंस में जो स्टॉकिंग्स है ये प्रूफ फॉर्म में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी इस के बजाय आर जो है वो यूज करेंगे और दैट के बजाय भी दोज आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 22 सेंटेंस तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन भी इसी रूल के तहत होगी, जैसे कि योर स्पेक्टिकल इज न्यू, नॉट योर स्पेक्टिकल, इट्स एक्चुअली योर स्पेक्टिकल्स आर न्यू। नेक्स्ट है ही हैज 4 shoes, not 4 shoes, he has 4 pair of shoes। और यहाँ पे ये भी आपने जहन में रखना है कि अगर हम यहाँ पे ये कर देंगे ना she has 4 pairs of shoes, तो तब भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ड पेयर से पहले अगर कोई नंबर हो तो जो पेयर है उसके साथ फिर एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पेयर से पहले 4 लगा हुआ है जो कि एक नंबर है। नेक्स्ट सेंटेंस है योर सीजर इज फाइन, नॉट सीजर, योर सीजर्स आर फाइन। नेक्स्ट है टेक द कंपस एंड ड्रा अ सर्कल, नॉट कंपस, इट्स एक्चुअली टेक द compasses and draw a circle। Next sentence है the sceneries of Kagan are very charming, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है the scenery of Kagan is very charming। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने सीनरीज की जगह वर्ड सीनरी रखा है और आर की जगह इज यूज किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज होते हैं, जैसा कि नॉलेज, सीनरी, लगेज और हेयर वगैरह। ऐसे नाउन्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे, आप इनको वहां से नोट भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स ऐसे नाउन्स के आखिर में एस लगाना हमेशा गलत होता है, इनके आखिर में एस नहीं लगाया जाता और इनके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज होती है। यही वजह है कि इस सेंटेंस में हमने सीनरीज की जगह सीनरी यूज किया है और आर की जगह इज यूज किया है। लेकिन व्यूअर्स आपने सीनरीज के हवाले से एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी जगह पर सीनरी की मुख्तलिफ काइंड्स का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मनाजर का इकट्ठा जिक्र कर रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड सीनरीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अमूमन हम जब हम किसी मंजर की बात करते हैं या मनाजर की बात करते हैं तो हम वहां पर सीनरी ही यूज करते हैं। और व्यूअर्स, नेक्स्ट 27 सेंटेंस तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन भी इसी रूल के मुताबिक होगी। जैसा कि ये हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज रिसीव्ड ऑल हर लगेज, नॉट लगेज, इट्स एक्चुअली शी हैज रिसीव्ड ऑल हर लगेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टेशनरीज आर नीडेड in the school, not stationaries. Stationery is needed in the school. Next sentence है, where are you going to spend your summer vacations this year? Not summer vacations. It's actually, where are you going to spend your summer vacation this year? Next sentence है, his hairs are black, not hairs. It's actually his hair is black. और व्यूअर, हेयर के बारे में आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर हम किसी जगह पर सर के चंद बालों का जिक्र कर रहे हों जिन्हें कि गिना जा सकता हो, यानी कि अगर हम ये कहें कि ये देखें ये 3 बाल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम हेयर को हेयर्स लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लुक एट दीज 3 हेयर्स। इसके अलावा बाकी तमाम सिचुएशन में जो वर्ड हेयर है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। इसके साथ एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसकी फॉर्म भी सिंगुलर होगी, और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। यही वजह है कि इस सेंटेंस में हिज हेयर्स आर, हेयर्स और आर ये दोनों वर्ड गलत हैं, और इसकी करेक्ट फॉर्म होगी हिज हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज 2 बेबीज आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट वुमेन। और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है दीज 2 बेबीज आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट वुमेन। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म के अंदर हमने ऑफस्प्रिंग्स के बजाय वर्ड ऑफस्प्रिंग यूज किया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि चाहे वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज हों या चाहे वो प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज हों, उनकी फॉर्म हमेशा सेम ही रहती है। यानी कि ऐसे नाउन्स फिक्रे में भले वाहिद नाउन के तौर पर यूज हो रहे हों या वो जमा नाउन के तौर पर यूज हो रहे हों, वो दिखने में हमेशा सेम ही नजर आते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सेंस के लिहाज से इनकी फॉर्म के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, जैसे कि ऑफस्प्रिंग, फिश, पुअर और रिच वगैरह। और ये नाउन्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने ऑफस्प्रिंग्स के बजाय वर्ड ऑफस्प्रिंग लिखा है। और व्यूअर्स, ऐसे नाउन्स के आखिर में एस नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम इनके साथ एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने ऑफस्प्रिंग्स के बजाय ऑफस्प्रिंग यूज किया है। और नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि द रिचेस आर हॉस्टाइल टू द पुअर्स, नॉट रिचेस एंड नॉट पुअर्स, इट्स एक्चुअली द रिच आर hostile to the poor. Next sentence है, my sheep are grazing in the field. Not sheep, it's actually my sheep are grazing in the field. Next sentence है, she has 50,000 rupees. और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है she has 50,000 rupees. तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने थाउजेंड्स के बजाय वर्ड 1000 यूज किया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को शुमार करने या गिनने के लिए यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि 1000, 100, डजन, पेयर वगैरह। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल जिस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी। और व्यूअर्स, अगर ऐसे नाउन्स से पहले कोई न्यूमरल हो, यानी कि कोई शुमारी अदद या हिंसा मौजूद हो, तो फिर ऐसे नाउन्स के आखिर में एस लगाकर इनकी जमा बनाना गलत होता है। यानी कि दूसरे लफ्जों में, अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूनिट के तौर पर यूज होने वाले इन नाउन्स की तादाद का जिक्र हो तो फिर हम इनके आखिर में एस नहीं लगा सकते हैं। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने वर्ड थाउजेंड्स की जगह 1000 यूज किया है, क्योंकि इससे पहले अद्दी नंबर 50 लगा हुआ है
और नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के तहत होगी, जैसा कि इट्स वेट इज 4 टन्स, नॉट 4 टन्स, इट्स एक्चुअली इट्स वेट इज 4 टन। नेक्स्ट सेंटेंस है he sold 5 dozens notebooks, not dozens, it's actually he sold 5 dozen notebooks। और व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस पे जरा गौर करें, we have million of contacts, ये सेंटेंस गलत है और इसकी करेक्ट फॉर्म है we have millions of contacts। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने मिलियन के बजाय मिलियंस का वर्ड यूज किया है। उसकी वजह यह है कि यूनिट के तौर पर यूज होने वाले नाउन्स से पहले अगर कोई न्यूमरल या अद्दी नंबर नहीं है और इन नाउन्स के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो फिर हम इन नाउन्स के साथ एस लगाते हैं इनके आखिर में। यानी दूसरे लफ्जों में यूनिट के तौर पर ज़ाहिर होने वाले नाउन्स की अगर हमें तादाद को ज़ाहिर करना हो और ये तादाद मुतय्यन भी ना हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वगैरह, तो फिर हम ऐसे नाउन्स के आखिर में एस लगाते हैं। और यही वजह है कि हमने इस सेंटेंस की करेक्शन में मिलियन के बजाय मिलियंस लिखा है। और नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के तहत होगी, जैसा कि शी कीप्स डजन ऑफ पेंसिल्स, और इसकी करेक्ट फॉर्म है शी कीप्स डजन्स ऑफ पेंसिल्स। उसकी वजह वही है कि यहाँ पे इसकी हमने तादाद को मेंशन करना है, एक से ज्यादा तादाद को, क्योंकि पेंसिल्स है और ऑफ भी लगा हुआ है और जो डोजन है एक यूनिट है, इससे पहले कोई न्यूमरल भी नहीं है, इसलिए हम जो है डोजन नहीं होगा, इसकी करेक्ट फॉर्म जो है वो डोजन्स होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, 100,000 of people were standing there, not 100,000, it's actually hundreds and thousands of people were standing there। और व्यूअर्स क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ड पीपल जो है ये किसी नेशन को नहीं बल्कि लोगों को जाहिर कर रहा है, इसलिए पीपल्स भी गलत है। पीपल्स के बजाय भी इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे जब हम, तो यहाँ पे पीपल लिखेंगे। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है जब आप एग्जाम में बैठे हुए करेक्शन ऑफ एरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही गलती हो, एक से ज्यादा एरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए आपने बड़े गौर से पूरे सेंटेंस को देखना है और उसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज अ 50 रुपीज नोट, और इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है दैट इज 50 रुपी नोट। इसकी वजह यह है व्यूअर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनमें वक्त, रकम, मिकदार और लंबाई का तयन हो अकाई ही तस्वर किए जाते हैं, और इसलिए हम ऐसे नाउन्स को सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज करते हैं। क्योंकि 50 रुपी नोट ये एक कंपाउंड वर्ड है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस नोट का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वर्थ या मालियत वो 50 है, लेकिन नोट तो तादाद में एक है ना, इसलिए ये कंपाउंड वर्ड सिंगुलर है और हम 50 रुपीज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम 50 रुपी लिखेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस 40 तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन भी इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि he bought a 30 feet chain, not 30 feet, it's actually he bought a 30 foot chain। नेक्स्ट सेंटेंस है cloth is purchased by the yards, not by the yards, it's actually cloth is purchased by the yard। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यार्ड है ये क्लॉथ की लंबाई का तयन कर रहा है, और रूल के मुताबिक जब कोई नोन इस तरह से किसी चीज की लंबाई का तयन करता है किसी सेंटेंस में तो वो सिंगुलर ही यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर यार्ड्स नहीं बल्कि यार्ड लिखेंगे इस सेंटेंस की करेक्शन में। नेक्स्ट सेंटेंस है अ 10 men team was sent to Olympics, not 10 men team, it's actually a 10 man team was sent to Olympics। अब यहां पर 10 man team जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टीम के अफराद की तादाद 10 है, 10 है, लेकिन टीम की तादाद तो एक ही है ना,
तीन तादाद में एक ही है, इसलिए इस कंपाउंड वर्ड का हर हिस्सा, हर वर्ड जो है वो सिंगुलर ही यूज होगा। हम 10 men करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये करेक्ट होगा 10 man टीम। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहसिन नकवी wrote many poetries, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है मोहसिन नकवी wrote many pieces of poetry। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने मैनी पोएट्रीज के बजाय मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री लिखा है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पोएट्री, काइंडनेस, एडवाइस, वर्क वगैरह, और ऐसे नाउन्स की और बहुत सी एग्जांपल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। और व्यूअर्स ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये चूंकि अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। लेकिन जब कभी हमें इनकी तादाद को ज़ाहिर करना पड़ जाए तो फिर इसके लिए हम वर्ड ऑफ, एक्ट ऑफ, पीस ऑफ और आइटम ऑफ वगैरह जैसे वर्ड जो हैं वो इनसे पहले यूज करते हैं। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने मैनी पोएट्रीज के बजाय मैनी पीसेस ऑफ पोएट्री लिखा है। और नेक्स्ट 52 नंबर सेंटेंस तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन भी इसी रूल के मुताबिक होगी। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द फ्रूट ऑफ माई ब्रदर्स गुड advices, not advices. It's actually this is the fruit of my brother's good advice। और व्यूअर्स वर्ड एडवाइस के बारे में आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हम इसे प्लूरल फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म के अंदर वर्ड एडवाइस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इसलिए अगर वर्ड एडवाइस किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के मीनिंग दे रहा है तो वहां पर हम इसे प्लूरल फॉर्म में यानी कि वहां पर हम एडवाइसेस लिख सकते हैं। बाकी तमाम सूरतों में हम इसे एडवाइस ही लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है he gave me an advice, not an advice. It's actually he gave me a piece of advice। नेक्स्ट है she did many kindnesses, not many kindnesses. It's actually she did many acts of kindness। नेक्स्ट है his advices changed my life, not advices। his advice changed my life। नेक्स्ट है he had to face many abuses, not many abuses। it's actually he had to face many words of abuse। और व्यूअर्स वर्ड अब्यूज के बारे में आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि प्लूरल फॉर्म के अंदर इसका मीनिंग होता है इवल प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हम बुरी आदत का जिक्र करने के लिए वर्ड अब्यूज को यूज कर रहे हैं तो फिर हम इसे इसकी प्लूरल फॉर्म यानी अब्यूजेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। बाकी तमाम सूरतों में हम इसे अब्यूज ही लिखेंगे। नेक्स्ट है शी हैज नो इश्यूज अदर देन अ बेबी। व्यूअर्स इस वर्ड इशू के ऊपर गौर करें। देखें इशू यानी कि प्रॉब्लम या मसला, ये एक ऐसी चीज है कि इसे हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका तसव्वुर ही कर सकते हैं। इसलिए जो नाउन इशू है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इश्यूज जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। तो करेक्ट फॉर्म होगी इस सेंटेंस की शी हैज नो इशू अदर देन अ बेबी। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट यू टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स। मैं तवक्को करता हूं कि आप अपनी बात पर, अपने अल्फाज पर या अपनी जुबान पर पूरा उतरेंगे। अब इस सेंटेंस में भी गौर करें कि ये जो लफ्ज वर्ड है ये बात को, जुबान को या अल्फाज को ज़ाहिर कर रहा है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें भी हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, हम इनका तसव्वुर ही कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो लफ्ज वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए वर्ड जो है ये गलत है। इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी आई एक्सपेक्ट यू टू बी ट्रू टू योर वर्ड। नेक्स्ट है आई हैव वर्क्स टू डू इन द सिटी, नॉट वर्क्स। इट्स एक्चुअली आई हैव मच वर्क टू डू इन द सिटी। नेक्स्ट है द फ्लड हैज
caused many damage, not damage. The flood has caused much damage. Next है, she has got this job on merits, not merits. It's actually she has got this job on merit. Next sentence है, he is finding faults with my work. अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप वर्ड फॉल्ट के ऊपर जरा गौर करें. फॉल्ट का मतलब होता है कोई नक्स, कोई खराबी वगैरह. तो ये भी ऐसी चीज है कि इसे भी हम 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते. हम नक्स का, किसी खराबी का तस्वर भी कर सकते हैं. इसलिए जो फॉल्ट है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी. लिहाजा जो फॉल्ट्स है ये गलत लिखा हुआ है. इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी ही इज फाइंडिंग फॉल्ट विद माई वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस है ही लाइक्स दिस काइंड ऑफ अ बुक, और इसकी करेक्ट फॉर्म है he likes this kind of book. तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने यहाँ पर आर्टिकल ए को यूज नहीं किया है. उसकी वजह यह है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड्स काइंड, टाइप या सॉर्ट में से कोई एक वर्ड यूज हुआ हो तो इन वर्ड्स के बाद आर्टिकल ए यूज नहीं होता है. यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने काइंड ऑफ अ बुक के बजाय काइंड ऑफ बुक लिखा है. और नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के तहत होगी, जैसे कि शी डजंट कीप दैट टाइप ऑफ अ हाउस, नॉट टाइप ऑफ अ हाउस. इट्स एक्चुअली शी डज नॉट कीप दैट टाइप ऑफ हाउस. नेक्स्ट है आई डू नॉट वॉन्ट टू बी दिस सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, नॉट ऑफ अ प्लेयर. इट्स एक्चुअली आई डू नॉट वॉन्ट to be this sort of player. Next sentence है the river is full of waters, और इसकी correct form है the river is full of water. तो viewers आप देख सकते हैं कि इस sentence की correct form में हमने waters के बजाय water लिखा है, और इसकी वजह यह है कि water एक material noun है और material nouns की plural form नहीं होती, इसीलिए हमने यहाँ पे waters के बजाय water लिखा है. और viewers मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सॉल्ट, वाटर वगैरह, और ऐसे बहुत से दूसरे नाउन्स की एग्जांपल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी. तो व्यूअर्स ये मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं. यही वजह है कि यहाँ पे हमने वाटर्स के बजाय वाटर लिखा है. और नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि ही हैज मैनी बटर्स विद हिम, नॉट मैनी बटर्स. इट्स एक्चुअली he has much butter with him. और व्यूअर्स ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि वर्ड मैनी चीज़ों की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मटेरियल नाउन्स होते हैं इनकी तादाद नहीं होती, इनकी मिकदार होती है. इसीलिए हमने मैनी बटर्स के बजाय मच बटर लिखा है. नेक्स्ट सेंटेंस है शी कीप्स मैनी गोल्ड्स, नॉट मैनी गोल्ड्स. इट्स एक्चुअली शी कीप्स मच गोल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस देखें he has many bags of rices, not bags of rices. It's actually he has many bags of rice. और व्यूअर्स राइस के हवाले से आपने एक और अहम बात ध्यान में रखनी है. देखें ये जो वर्ड्स राइस हो गया, कॉर्न और फूड वगैरह, इनकी प्लूरल फॉर्म को हम उसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें इनकी वैरायटीज को या काइंड्स को ज़ाहिर करना पड़े. यानी कि ये जो वर्ड कॉर्न्स हैं, राइसेस हैं और फूड्स हैं, इनसे इनकी तादाद नहीं ज़ाहिर होती बल्कि इनकी इकसाम ज़ाहिर होती हैं. तो अगर हम किसी सेंटेंस में ये राइस है, कॉर्न है या फूड है, इनकी इकसाम को, इनकी वैरायटीज को, इनकी काइंड्स को अगर हम ज़ाहिर कर रहे हैं तो फिर हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा बाकी तमाम सूरतों में ये तमाम मटेरियल नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल शुड रियलाइज दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है द पीपल शुड रियलाइज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने यू के बजाय दे इस्तेमाल किया है. उसकी वजह यह है कि प्लूरल नाउन्स के सब्जेक्टिव केस को ज़ाहिर करने के लिए हमेशा
सीगा जमा गायब यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल दे को इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने यू के बजाय दे को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द बाइक ऑफ अहमद, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है दिस इज अहमद्स बाइक। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने बाइक ऑफ अहमद की जगह अहमद्स बाइक यूज किया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये रूल है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर इंसानों की किसी चीज़ के ऊपर ऑनरशिप या मलकियत को या किसी चीज़ से रिलेशनशिप या ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रोफी और एस को इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी तमाम चीज़ों के लिए वर्ड ऑफ यूज़ किया जाता है। और इस सेंटेंस में अहमद जो है वो चूंकि एक इंसान है, तो लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने बाइक ऑफ अहमद के बजाय अहमद बाइक लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द फोन्स स्पीकर इज नॉट वर्किंग। अब इस सेंटेंस के अंदर जो फोन है ये एक बेजान चीज है, और जो फोन की स्पीकर के ऊपर ऑनरशिप या स्पीकर के साथ जो इसका रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रोफी और एस को यूज किया गया है, जो कि खिलाफ कानून है, क्योंकि बेजान चीज़ों के लिए अपॉस्ट्रोफी और एस नहीं यूज किया जाता बल्कि ऑफ यूज किया जाता है। लिहाजा इस जो सेंटेंस की करेक्शन में हम फोन स्पीकर के बजाय स्पीकर ऑफ द फोन यूज करेंगे। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द स्पीकर ऑफ द फोन इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गोइंग टू हिज फादर्स इन लॉ हाउस। अब इस सेंटेंस के अंदर अपॉस्ट्रोफी का यूज करना तो ठीक है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी को गलत वर्ड के साथ यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी को यूज किया गया है उसके मुताबिक इस सेंटेंस का मफहूम बन रहा है कि फादर के इन लॉ, जबकि हम इस सेंटेंस में मफहूम देना चाह रहे हैं फादर इन लॉ के हाउस का। लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्शन में अपॉस्ट्रोफी जो है वो लॉ और हाउस के दरमियान में आएगी। लिहाजा हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से होगा ही इज गोइंग टू हिज फादर इन लॉज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है his family members will join him soon। अब ये इस सिलसिले में एक जनरल गलती है। अब इस सेंटेंस में अगर हम फैमिली और मेंबर्स के दरमियान एक अपॉस्ट्रोफी लगा दें, यानी कि अगर हम फैमिलीज मेंबर्स कर दें तो तब भी ये सेंटेंस गलत होगा, और जिस तरह से ये अब सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरह से भी गलत है। अब इस सेंटेंस की जो करेक्शन है वो दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका यह है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें द मेंबर्स of his family will join him soon। और अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें कि his family will join him soon, तो ये तब भी ठीक होगा। अब इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने अपॉस्ट्रोफी को इसलिए यूज नहीं किया कि ये जो वर्ड फैमिली है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये डायरेक्टली किसी इंसान को जाहिर नहीं कर रहा। तो लिहाजा फैमिली का मेंबर्स के ऊपर जो ऑनरशिप है या फैमिली का मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको जाहिर करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी के बजाय ऑफ का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सूरत है उसमें अगर हम ये मेंबर्स को यूज ही ना करें, अकेला फैमिली ही यूज कर लें, तो तब भी हमारा सेंटेंस ठीक होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि फैमिली के अंदर मेंबर्स तो शामिल होते ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है It depends upon the Chief Justice's powers to decide it। और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है It depends upon the Chief Justice powers to decide it। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने अपॉस्ट्रोफी के बाद वाले एस को नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो अपने अल्फाज की अदायगी के दौरान आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सी या सीन या एस की आवाज़ पैदा करते हैं, जैसा कि अक्सर ही नाउन्स की जो प्लूरल फॉर्म है उसके आखिर में एस लगा होता है। इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी सिंगुलर फॉर्म में ही उनके आखिर में एस लगा होता है या एस की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऐसे तमाम नाउन्स जिनके आखिर में एस लगा है या एस की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है या जो अपने आखिर में हिसिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन्स की ऑनरशिप या रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए उनके साथ एक अपॉस्ट्रोफी का इजाफा कर दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में इस अपॉस्ट्रोफी के बाद अगर हम एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए
इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाया है। उसकी वजह यह है कि जो वर्ड जस्टिस है ये आखिर में एस की आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, दिस इज टीचर्स हॉस्टल। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ड टीचर की प्लूरल फॉर्म टीचर्स को यूज किया गया है जिसके आखिर में एस आ रहा है। तो लिहाजा रूल के मुताबिक इस सेंटेंस में भी टीचर्स का हॉस्टल के साथ रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम टीचर्स के आखिर में एपोस्ट्रोफी का इजाफा तो करेंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफी के बाद वाला जो एस है वो नहीं लगाएंगे। लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी दिस इज टीचर्स हॉस्टल। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज माई कार वेयर आर देयर्स, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है दिस इज माई कार वेयर आर देयर्स। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने देयर्स के साथ जो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल था उसको ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि देयर्स, इट्स, हर्स, आवर्स, योर्स वगैरह, इनके साथ हरगिज एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउंस ऑलरेडी पहले ही ऑनरशिप या मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म के अंदर हमने देयर्स के अंदर से जो एपोस्ट्रोफी है उसका जो यूज है उसको खत्म कर दिया। लिहाजा जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस तरह से होगा दिस इज माई कार वेयर आर देयर्स, यानी कि देयर्स जो है हमने एपोस्ट्रोफी के बगैर लिखना है। और जो नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस हैं उनकी करेक्शन भी इसी रूल के तहत होगी, जैसा कि दीज पेंसिल्स आर योर्स नॉट योर्स, इट्स एक्चुअली दीज पेंसिल्स आर योर्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम yours sincerely not yours sincerely, it's actually I am yours sincerely। इसी तरह it's raining कहना गलत होगा, ये फिक्रा इस तरह से होगा it is raining। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम it is raining को जल्दी में बोलते हैं तो ये सुनने में ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कि हम it's raining कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि it's raining का मफहूम ये बन रहा है कि it की रेनिंग, जो कि बेसिकली कोई मफहूम नहीं है। लिहाजा सही सेंटेंस होगा इट इज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज सैंक्शन मी 1 डे लीव। अब इस सेंटेंस के अंदर भी डे और लीव के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं शो हो रहा, लिहाजा ये सेंटेंस भी गलत है। इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म इस तरह से होगी प्लीज सैंक्शन मी 1 डेज लीव। तो व्यूअर्स आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने डे और लीव को लिखना है, यानी डे और लीव के रिलेशनशिप को शो करना है, तो आपने डे और लीव के दरमियान एपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल लाजमी करना है। इस तरह से अगर आप कर देंगे 1 डे लीव तो ये गलत हो जाएगा। और व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के लिहाज से जो वर्ब का इस्तेमाल होता है उससे रिलेटेड गलतियों की निशानदेही और उनकी करेक्शन को डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है द गर्ल आर गोइंग टू स्कूल, और इसकी करेक्ट फॉर्म है द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने आर के बजाय इज को यूज किया है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है तो फिर इसी मुनासबत से उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसकी भी सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज हो रहा है तो इसी मुनासबत से उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसकी भी प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट है गर्ल, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और जो हमारा वर्ब है वो आर है, लेकिन आर जो है ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, जो कि गलत हो गया रूल के मुताबिक। लिहाजा इस सेंटेंस में हम करेक्शन इस तरह करेंगे कि यहाँ पर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म इज को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि द बॉयज इज सिटिंग इन द बैकयार्ड।
not boys is. It's actually the boys are sitting in the backyard. Next है the friends has bought a new house. Not has bought. It's actually the friends have bought a new house. तो व्यूअर्स, हम ये बात जानते हैं, इस बात से अच्छी तरह से आगाह हैं कि जो वर्ड हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड्स है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो लिहाजा इसी मुनासबत से इस सेंटेंस में हम हैज के बजाय हैव को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 and 2 makes 4, और इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है 2 and 2 make 4। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने मेक्स के बजाय मेक का वर्ड यूज किया है। उसकी वजह यह है कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स वर्ड एंड की मदद से आपस में मिलाए जाएं, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होता है। यही वजह है कि इस सेंटेंस में हमने मेक्स के बजाय मेक लिखा है, क्योंकि 2 और 2 ये वर्ड एंड की मदद से आपस में मिले हैं, इसलिए ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। चलें देखते हैं। शाहिद एंड अहमद हैज गॉन टू ऑफिस। नॉट हैज गॉन टू ऑफिस, इट्स एक्चुअली शाहिद एंड अहमद हैव गॉन टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है द हॉर्स एंड द कैरेज हैव गॉन। व्यूअर्स, अभी जो रूल हमने ऊपर वाले दो सेंटेंसेस के अंदर डिस्कस किया है, अगर हम उस रूल के मुताबिक देखें तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हॉर्स एंड कैरेज को एंड की मदद से मिलाया गया है, और यहाँ पे वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म यानी कि हैव को यूज़ किया गया है। लेकिन व्यूअर्स, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड की मदद से मिलाने के बावजूद वो एक ही चीज़ का इंप्रेशन दे रहे हों, एक ही चीज़ का तासुर दे रहे हों, तो फिर ऐसे सेंटेंस के अंदर वर्ब की अमूमन सिंगुलर फॉर्म यूज़ होती है। अब इस सेंटेंस को ज़रा समझने की कोशिश करें, इसकी सेंस पे ज़रा गौर करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉर्स एंड कैरेज जो हैं ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कि हम एंड की मदद से मिला रहे हैं, लेकिन अगर गौर करें तो ये इंप्रेशन तो एक ही चीज़ का दे रहे हैं ना, तासुर तो ये एक ही चीज़ का दे रहे हैं। वो इस तरह से कि एक घोड़ा है और एक सामान है, और जो सामान है वो घोड़े के ऊपर ही लादा गया है, और ये दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। तो चूंकि हॉर्स एंड कैरेज जो हैं ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने के बावजूद, एंड से जो है मिलाए जाने के बावजूद, चूंकि एक ही चीज़ का तासुर दे रहे हैं, एक ही चीज़ का इंप्रेशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। इसलिए ये जो सेंटेंस है द हॉर्स एंड द कैरेज हैव गॉन, ये गलत सेंटेंस है, और इसकी करेक्ट फॉर्म होगी द हॉर्स एंड द कैरेज हैज गॉन। तो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस जो हैं उनकी करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, नॉट विन द रेस, इट्स एक्चुअली स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है राइस एंड करी are my favorite dish. Not are my favorite dish. It's actually rice and curry is my favorite dish. Next sentence है many a women were present there. और इसकी correct form है many a woman was present there. तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन में हमने वर के बजाय was यूज किया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैनी आ, नाइदर, आइदर, ईच ऑफ, नन, एवरीवन, समवन, एनीवन और मोर देन वन जैसे अल्फाज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज होता है। यही वजह है कि इस सेंटेंस के अंदर अगर हम वर यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी मैनी अ वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। और नेक्स्ट नंबर 84 तक तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि मैनी अ चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, नॉट वर प्लेइंग आउटसाइड, इट्स एक्चुअली मैनी अ चाइल्ड
was playing outside. नेक्स्ट है either of the two friends have failed. Not have failed, it's actually either of the two friends has failed. उसकी वजह यह है कि रूल के मुताबिक जब किसी सेंटेंस के अंदर हम ईच ऑफ या आइदर ऑफ जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज होता है। और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होने में ये भी एक लॉजिक है कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर आइदर, नाइदर या ईच ऑफ वगैरह यूज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम हर सब्जेक्ट का अकेले अकेले जिक्र कर रहे होते हैं। जैसा कि ईच ऑफ द टू जॉब्स वर डन, नॉट वर डन, इट्स एक्चुअली ईच ऑफ द टू जॉब्स वाज डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ईच ऑफ द टू गर्ल्स हैव won the race, not have won the race, it's actually each of the two girls has won the race. Next sentence है either you or I are mistaken, और इसकी करेक्ट फॉर्म है either you or I am mistaken। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने आर के बजाय एम यूज किया है। और इसकी वजह यह है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या आर जैसे अल्फाज के साथ मिलाए जाएं तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने करीब तरीन सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, आई और यू, लेकिन चूंकि इस सेंटेंस के अंदर आइदर और भी यूज हुआ है इसलिए इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो अपने करीब तरीन सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होगा। और इस सेंटेंस में जो वर्ब के करीब तरीन सब्जेक्ट है वो है आई, तो लिहाजा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई के मुताबिक एम यूज होगा। लिहाजा ये जो हमारा सेंटेंस है आइदर यू और आई आर मिस्टेकन, ये एक गलत सेंटेंस है और इसकी करेक्ट फॉर्म होगी आइदर यू और आई एम मिस्टेकन। और जो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस हैं उनकी करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि नॉट ओनली शी बट आल्सो हर फ्रेंड्स हैज कम, नॉट हैज कम, इट्स एक्चुअली not only she but also her friends have come. Next है neither he nor his brothers is ready for the contest. Not is ready for the contest, it's actually neither he nor his brothers are ready for the contest. Next sentence है you as well as I am going to लाहौर, और इसकी करेक्ट फॉर्म है यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू लाहौर। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने एम के बजाय आर को यूज किया है। उसकी वजह यह है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद या इन एडिशन टू जैसे अल्फाज के साथ मिलाया जाए तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो हमेशा सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होता है। यही वजह है कि इस सेंटेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब एम के बजाय आर यूज किया है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं आई और यू, और चूंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ मिलाया गया है लिहाजा रूल के मुताबिक इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होगा। और इस सेंटेंस में चूंकि पहला सब्जेक्ट यू है तो यू के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब है वो बनता है आर, तो लिहाजा इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब एम के बजाय आर यूज करेंगे। अगर एम यूज करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक है, जैसा कि द प्लेन विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वर लॉस्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, पैसेंजर्स एंड प्लेन, और रूल के मुताबिक जो हमारा वर्ब है वो पैसेंजर्स के बजाय
प्लेन के मुताबिक यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है प्लेन। तो लिहाजा इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब वर यूज किया हुआ है ये गलत है, तो ये गलत सेंटेंस है। इसकी करेक्ट फॉर्म इस तरह से होगी, द प्लेन विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट, यानी कि नॉट वर लॉस्ट, इट्स एक्चुअली वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है द कमेटी आर टेकिंग राइट डिसीजंस, और इसकी करेक्ट फॉर्म है द कमेटी इज टेकिंग राइट डिसीजंस। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही किस्म की बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा एक ग्रुप या यूनिट की शक्ल में इज़हार करते हैं, और ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, जैसा कि पीपल, आर्मी, पुलिस, क्लास, ज्यूरी और टीम वगैरह। और व्यूअर्स अगर इन कलेक्टिव नाउन के मेंबरान के दरमियान किसी बात पर इत्तफाक राय पाया जाता हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। और इसके बरक्स अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबरान के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ राय पाया जाता हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। और अब अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो इस सेंटेंस के अंदर जो कमेटी है ये चूंकि बहुत से लोगों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए जो कमेटी है ये एक कलेक्टिव नाउन है। और अगर हम इस सेंटेंस की सेंस के ऊपर गौर करें तो ये बात समझ आती है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं उनके दरमियान इत्तफाक राय पाया जाता है। चूंकि इत्तफाक राय पाया जाता है तो जो कमेटी है वो राइट डिसीजन ले रही है ना। अगर मेंबरान के दरमियान किसी बात पर इत्तफाक ही नहीं होगा तो कमेटी कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो चूंकि कलेक्टिव नाउन के मेंबरान, उनके दरमियान इत्तफाक पाया जा रहा है, तो लिहाजा रूल के मुताबिक इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा। लिहाजा यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया हुआ है ये गलत है। इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी द कमेटी इज टेकिंग राइट डिसीजंस। और व्यूअर्स इस रूल के हवाले से आपने ये एक अहम बात अपने जहन में रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूनैनिमस, अग्रीड और यूनाइटेड जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों तो इसका मतलब है उस सेंटेंस के अंदर जो कलेक्टिव नाउन है उनके मेंबरान के अंदर इत्तफाक राय पाया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी सेंटेंस के अंदर डिसयूनाइटेड, डिवाइडेड और डिसअग्रीड जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों तो इसका मतलब यह है कि उस सेंटेंस के अंदर जो कलेक्टिव नाउन है उनके मेंबरान के अंदर इत्तफाक राय नहीं पाया जा रहा है, यानी कि वो आपस में मुत्तफिक नहीं है। और नेक्स्ट नंबर 94 तक तमाम सेंटेंसेस की जो करेक्शन है वो बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि द ज्यूरी आर यूनैनिमस इन देयर वर्डिक्ट, नॉट ज्यूरी आर यूनैनिमस, इट्स एक्चुअली द ज्यूरी इज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। नेक्स्ट है द ज्यूरी इज disunited on its verdict, not jury is disunited, it's actually the jury are disunited on their verdict. Next है the class are taking the test, not class are taking, it's actually the class is taking the test. Next है the police was late in coming, not police was, it's actually the police were late in coming. अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज़ कि ना, यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट लुक में तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे एग्री और डिसएग्री वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर हमने क्यों यहाँ पे वाज के बजाय वर यूज़ किया है। देखें पुलिस जो है ना वो लेट हो गई है, वो नहीं पहुँच सकी, ठीक है ना। अगर वो पहुँच जाती है तो वो थोड़ी सी सेंस बन जाती है ना इत्तफाक राय वाली कि काम हो गया, ठीक है, पुलिस जो है वो मुत्तफिक हो गई पहुंचने में। तो अगर वो नहीं पहुंची तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो इसलिए फिर रूल के मुताबिक जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो कलेक्टिव नाउन का वो प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है वो यूज होगा, यानी वाज यूज नहीं होगा, वर यूज होगा।
क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो है वो एक नेगेटिव सेंस पाई जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है 50 रुपीज आर नॉट अ बिग अमाउंट, और इसकी करेक्ट फॉर्म है 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज यूज किया है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये रूल है कि जब कोई प्लूरल नाउन किसी क्वांटिटी या मिकदार को मजमूई तौर पर ज़ाहिर करे तो इसके साथ वर्ब हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अब अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है 50 रुपीज, जो कि रुपयों की मकदार को इकट्ठा ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर 50 रुपीज की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 50 रुपये का नोट होता है। अब 50 रुपये जो नोट है, नो डाउट उसकी अमाउंट जो है वो 50 होती है, लेकिन नोट जो है वो तादाद में एक ही होता है। इसी तरह जो 50 रुपीज है ये रुपयों की मकदार को इकट्ठा ज़ाहिर कर रहा है, लिहाजा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर जो है ये हमने जो यूज किया हुआ ये गलत है। इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो ठीक होगा और सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। और नेक्स्ट टू सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट आर, इट्स एक्चुअली 10 miles is not a long distance. Next है 20 tons of wheat were sent to hostel, not were sent to, it's actually 20 tons of wheat was sent to hostel। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वीट की मिकदार जो है वो 20 टन है, लेकिन वीट तो तादाद में एक ही है, लिहाजा यहाँ पर हम वीट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर नहीं बल्कि सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। इसकी यहाँ पर वॉज यूज होगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा 20 टन्स ऑफ वीट वाज सेंट टू हॉस्टल। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड। व्यूअर्स बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स इस्तेमाल हो रहे हों तो हम करीब तरीन नाउन को देखते हुए वर्ब को लगा देते हैं, जबकि असली जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो उस नाउन के बजाय कोई और नाउन होता है। जैसा कि अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास दो नाउन्स हैं, क्लाइमेट और एरियाज, और यहाँ पर हमने करीब तरीन नाउन एरियाज को देखकर हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस की सेंस पर गौर करें तो हमें यह बात समझ आती है कि इस सेंटेंस में जो मेनली है वो हम क्लाइमेट का जिक्र कर रहे हैं, जो एरियाज की बात नहीं हो रही, मेनली यहाँ पर क्लाइमेट का जिक्र हो रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्लाइमेट है, तो हमने जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो एरियाज को देखकर नहीं बल्कि क्लाइमेट को देखकर इस्तेमाल करना है। और क्लाइमेट चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही होगी, यानी आर के बजाय यहाँ पर हम इज को यूज करेंगे तो ये ठीक होगा। लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी द क्लाइमेट ऑफ दीज एरियाज इज वेरी कोल्ड। और नेक्स्ट टू सेंटेंसेस की करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलोनी is very talented, not is very talented, it's actually all the girls of this colony are very talented। Next है the achievements of this boy is remarkable, not is remarkable, it's actually the achievements of this boy are remarkable। जी व्यूअर्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के यूज के हवाले से करेक्शन ऑफ एरर्स की एक्सरसाइज के 100 सेंटेंस मुकम्मल हो गए हैं। अब आखिर में मैं आप लोगों से एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, और वो इंफॉर्मेशन ये है
कि नाउन की नंबर के लिहाज से स्टडी एक इंतहाई अहम और बहुत बड़ा टॉपिक है। यही वजह है कि मुझे आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने के लिए इसे 4 वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है, जिसमें से पहली वीडियो में नाउन का नंबर के लिहाज से इंट्रोडक्शन है और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की गई है। और जो दूसरी वीडियो है उसमें नाउन की नंबर के लिहाज से जो 2 काइंड्स हैं, यानी कि रेगुलर और इरेगुलर नाउन, उनके डिफरेंस को क्लियर किया गया है। और थर्ड और फोर्थ वीडियो में सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स समझाए गए हैं। और इन 2 वीडियोस में से पहली वीडियो में बेसिक रूल्स और दूसरी वीडियो में एडवांस रूल्स जो हैं ये समझाए गए हैं। और इन तमाम वीडियोस का जिक्र मैं अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी कर चुका हूँ। मज़ीद ये है कि रोज़मर्रा बोलचाल और लिखने के दौरान इस्तेमाल होने वाले बहुत से नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को एक वर्ड लिस्ट की शक्ल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर तरतीब दे दिया गया है। और ये वीडियो आप लोगों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो सकती है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड गलतियों की करेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाई गई है, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और व्यूअर्स, ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम में जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर सिंगुलर और प्लूरल नाउन के इस्तेमाल के हवाले से ही होते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा बोलचाल और लिखने के दौरान भी जो हम डिफरेंट गलतियां करते हैं वो भी ज़्यादातर इसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हर तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इन तमाम वीडियोस को देखें। और इन वीडियोस को देखने में आप लोगों के लिए सहूलत यह है कि इन वीडियोस को देख लेने के बाद आपको मज़ीद इस टॉपिक को कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली और एग्जांपल्स की मदद से समझाया है। और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देख लेने के बाद आप लोगों का सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स के इस्तेमाल के हवाले से जो हम डिफरेंट गलतियां करते हैं उन गलतियों की करेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।